हो गया सभी का? सॉल्व कर लिए सब लोग? ठीक है, ऑनलाइन वाले चाहे ऑफलाइन वाले, चाहे आप इस मेन क्लासरूम में बैठे हो चाहे इस कोचिंग सेंटर में किसी भी हाल में बैठे हो, एक बार सुनिएगा। अपना पेपर सभी लोग उठा लीजिए। लो भी पेपर एक बार देखिए। इस पेपर में आपको ना स्पेस दिया होगा काफी ज्यादा। देखिए इधर किनारे पे स्पेस है, ऊपर स्पेस है। आप एक काम करिए, जो क्वेश्चन आप अलग से एक कॉपी पे नोट कर रहे हैं ना 1 2 3 4 पॉइंट करके, ऐसा नहीं करिए आप लोग। देखिए इसमें खाली जगह इसीलिए छोड़ रखा है ना कि आप लोग इसमें नोट करें। ठीक है, और ये जानते हैं काम क्या करेगा इसमें? देखिए ओवरऑल क्वेश्चन बैंक आपका डाला गया है, ओवरऑल करंट अफेयर्स डाला गया है। दूसरी बात, संस्थान के नोट्स इसमें क्वेश्चन इंक्लूड करेगा है। समझ रहे हैं ना? यानी 3 चीजें आपकी इंक्लूड है इस सिंगल पेपर में। अगर आप सिंगल सीट ऑफ पेपर को अगर इकट्ठा करके भी रखेंगे पिन करके, तो आपके एग्जाम टाइम में ये क्वेश्चन 100 क्वेश्चन अगर होते होंगे तो एग्जाम टाइम में ये 80% तक का दावा कर सकता है आप ये पेपर, क्योंकि ये आजमाया हुआ तरीका है। सेम यही काम कराया गया था, मैंने खुद कराया था इसको बीपीएससी की परीक्षा को लेकर। 70वीं बीपीएससी में सेम इसी आधार पे होमवर्क सीरीज चलाई गई थी। बस था कि पेपर का लेवल जो था थोड़ा टफ था। अभी तो फिलहाल आप नॉर्मली लेवल पे कर पा रहे हैं इसको। ठीक है, बहुत ज्यादा इसमें इंक्लूड नहीं करा गया है। जो आप 1-2 पॉइंट देख पा रहे हैं, जैसे पहले क्वेश्चन में 2 पॉइंट इंक्लूड है एक्स्ट्रा, इस तरह के लगभग 10-10 पॉइंट इंक्लूड हुआ करते थे। 10 पॉइंट 15 पॉइंट ऐसे। जो पढ़ा होगा उस क्लास में वो समझ रहा होगा। तो अभी पेपर का हार्डनेस लेवल नहीं बढ़ाएंगे, अभी दिक्कत में है आप लोग। ठीक है ना, कुछ टाइम पढ़ते पढ़ते इसके हार्डनेस लेवल को हम बढ़ाएंगे। अभी तो फिलहाल इतना आप लोग के लिए इनफ है, और दरोगा के लिए तो इनफ ही है। ठीक है, और समझिएगा, सुनिएगा, सुनिए। इस पेपर को आप लोग को बचा के रखना है। एनालिसिस जितना हम यहाँ पे कराएंगे, अगर हम कोई भी एक्स्ट्रा वर्ड लिखते हैं जो आपको नहीं पता हो, उसको इस पेपर पे मेंशन करेंगे। जितना आप लिख पाए उतना लिखिएगा, छूट जाए छोड़ दीजिएगा, क्योंकि क्लास में इतना टाइम नहीं मिलेगी कि बोर्ड आपको हम छोड़ देंगे कि नहीं नोट करिए तो हम अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़े। समझ रहे हैं ना? क्लास थोड़ी स्पीड होती है, स्पीड बहुत तेज नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ी नॉर्मली स्पीड से आपको गुजरना होगा। समझ रहे हैं ना? क्योंकि समय का इतना ज्यादा शॉर्टेज होता है ना कि दिक्कत हो जाती है। अगर आप लोग को इस व्यवस्था को सुधारना है, टाइम से थोड़ा और पहले आइए। जो आप लोग 3 बजे तक क्लासरूम में आना जाना करते हैं ना, ये काम अगर बंद करके 3 बजे तक आप लोग के हाथ में अगर ये सीट दे दिया जाएगा, तो 3:30 या 3:20 तक हम इसका एनालिसिस शुरू कर देंगे। तो 1 घंटा 40 मिनट में आप बढ़िया एनालिसिस कर पाएंगे। समझ रहे हैं इसको? तो ये कोशिश करिए आप लोग, सभी लोग से रिक्वेस्ट है। ठीक है ना? टाइम आने का सुधार लीजिए, यहाँ क्लासरूम में बैठने का टाइम सुधार लीजिए। और ये इतना ज्यादा इफेक्टिव है कि जैसे है ना कि आप पढ़ाई करते हैं रूम पे, एक सीक्वेंस आप नहीं बना पाते हैं लंबे समय तक, क्योंकि हम प्लान बनाते हैं 1 हफ्ते के अंदर फेल हो जाता है। समझ रहे हैं ना? ये होमवर्क सीरीज सेम वही प्लान है। जिस चीज को आप अपने घर पे नहीं पढ़ पा रहे हैं उसको यहाँ पे कराया जा रहा है। बस इतना ही आपको करना है। ठीक है ना? और अभी करंट को लेके कुछ इशू चल रहे हैं आप लोग के, समझिएगा। करंट अफेयर जो है आपका करंट अफेयर, ठीक है ना, इसकी बुक नहीं मिल पा रही, कोई बात नहीं, समझिए। नहीं किताब मिल रही है, कोई बात नहीं, जिसको मिल गई है अपना ले लीजिएगा। पता करते रहिएगा आप लोग। ठीक है, जब अवेलेबल हो तब ले लीजिएगा। अभी परेशान नहीं होना है करंट अफेयर को लेके, हम यहाँ से कराएंगे ना अच्छे से। ठीक है ना? करंट नहीं आ रहा है वो हिस्सा छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए ना। फिर कम से कम जो आ रहा है उसे तो कर सकते हैं आप। करंट के बहुत हार्डली 10 से 12 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन के बाद वाला पार्ट आप करिए, बाकी हम आएंगे तो यहाँ से पढ़ाना है ये मुझे 1.5 घंटा ना, परेशान नहीं होना है। ठीक है ना? आपका इसी में करंट अफेयर हम करा देंगे। जिस दिन आपकी बुक अवेलेबल हो जाएगी मार्केट में, वो बुक ले लीजिएगा आप लोग। ठीक है? हाँ, ये काम ऐसा भी नहीं कि नहीं लेना है, सर के भरोसे बैठ जाए। किताब ले लीजिएगा, किताब में थोड़ा बढ़िया से लिखा हुआ है। यहाँ पे हम कितना बताएंगे आप लोग को, जो भी बताएंगे फैक्चुअल पॉइंट ही बता पाएंगे। यहाँ पे थोड़ा बहुत एनालिसिस करा पाएंगे, यही हो सकता है ना? ठीक है। और ऑनलाइन वाले क्या परेशान हो भाई, गांव में नहीं मिल रहा है सर, क्या ही बात है। क्लास करिए ना, वीडियो देखिए बढ़िया से, पेपर सॉल्व करिए। ठीक है, और कोई समस्या है तो लिखिए, समाधान करें आप लोग। अरे ऑफलाइन वाले तो चुप रहो अब। अच्छा ठीक है, सुनिएगा, सुनिए सुनिए। देखिए मेनली समस्या क्या है आप लोग की, आर्ट और साइंस वाली। तो आर्ट और साइंस ऐसे अल्टरनेट लगाए गए हैं, एक दिन आर्ट एक दिन साइंस सेगमेंट के क्वेश्चन होंगे। लेकिन जो आपका मूल जड़ है एक तरह से करंट अफेयर और ये एमसीक्यू सेक्शन जो आपका क्वेश्चन बैंक है, ये हम पर डे इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है ना? ध्यान रखिएगा, ये पर डे इंक्लूडेड है। बाकी आपके सब्जेक्ट बदलते रहेंगे, परेशान नहीं होना है। क्वेश्चन बदलता रहेगा, क्वेश्चन का नंबर बदलता रहेगा, सारा कुछ होता रहेगा। किताब के लिए परेशान नहीं होना, हम पढ़ाएंगे भैया यहाँ से। ठीक है ना? लीजिए। और क्वेश्चन में देखिए जगह दिया है ना, जगह
ठीक है, जो भी बात आप लिख पाए मेंशन करिएगा। स्पीड ज्यादा हो थोड़ा सा कम कर सकते हैं, बहुत ज्यादा की उम्मीद भी मत करिएगा मुझसे, ठीक है ना, क्योंकि हम पढ़ाते ही तेज हैं। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं क्लास को। और क्लास में किसी तरह की वायलेंस नहीं, चाहे आप किसी भी हॉल में बैठे हैं, ठीक है ना। वायलेंस करना हो क्लास में आया ही नहीं करिए आप लोग, ठीक है ना। आराम से पढ़ेंगे ढंग से तो आपको बेहतर सिखा पाएंगे यहाँ से, ठीक है। 150 क्वेश्चन होमवर्क सीरीज में से 107 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन के ऊपर फंसा था, और डायरेक्टली इस पेपर से। और 47 दिन पढ़ाया था मैंने, केवल 47 दिन। 2 सीट मिली थी, 47 दुना की कितना, 45 90, और ये, ठीक है ना, केवल 47 दिन की 2 सीट से क्वेश्चन फंसा था। समझ रहे हैं इसको आप लोग, यानी 100 पन्ना भी मैंने नहीं दिया था कि उससे 100 के ऊपर क्वेश्चन फंस गया था। समझ रहे हैं इसको, ठीक है ना। तो परेशान नहीं होना है, ठीक है, बस आराम से चीजों को पढ़ते रहिएगा। उसी के तर्ज पे ये कराया गया। होमवर्क सीरीज में सिलेबस आपका कंप्लीट कराया जाएगा, बिना सिलेबस कंप्लीट कराए क्लास नहीं क्लोज होगी, ठीक है। बहुत सारे सवाल आप लोग के ना, कुछ सवाल ऑफिस से भी आप लोग के क्लियर होंगे, ठीक है ना। चलिए ठीक है, क्लास की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। प्रश्न दिया है पहला प्रश्न दिया है कि हाल ही में भारत सरकार की किन 2 योजनाओं ने अपने 10 वर्ष पूरे किए। किन 2 योजनाओं ने, भैया ध्यान रखिएगा, 2 योजनाओं का नाम हम लिख दे रहे हैं। एक तो जल जीवन मिशन ने, एक तो जल जीवन मिशन योजना ने पूरा किया, और दूसरा, एक तो जल जीवन मिशन योजना, दूसरा जनधन योजना। ये 2 योजनाएं ऐसी थी जिन्होंने अपना हाल ही में 10 वर्ष पूरा किया। और आगे बढ़िएगा, देखिए इसमें और भी योजनाएं 2014 के अंदर इंप्लीमेंट करी गई। इसमें एक योजना का नाम और लिख लीजिएगा, इस योजना का नाम हो जाएगा इंद्रधनुष योजना। इस योजना ने भी अपने 10 साल पूरे किए। दरअसल बात यह है कि इन सभी योजनाओं को सन 2014 के अंदर इंप्लीमेंट करा गया था। ये योजना भी सन 2014 में आती है, और इसका सेकेंड संस्करण 2019 में शुरू करा गया। ये योजना भी आती है आपका सन 2014 के अंदर आती है, ठीक है। और एक योजना इंप्लीमेंट करी गई थी सन 2014 के अंदर, योजना का नाम हो जाएगा स्वच्छ भारत मिशन। अगर स्वच्छ भारत मिशन की बात करेगा, स्वच्छ भारत मिशन, ये स्वच्छ भारत मिशन वाली योजना भी आई थी सन 2014 के अंदर, ठीक है। ये जो 3-4 योजनाएं दिख रही है अभी हाल ही में, इन सभी योजनाओं ने अपने 10 वर्ष पूरे किए हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, आगे जुड़ा इसमें स्मार्ट सिटी योजना की शुरुआत कब करी गई थी, कोई बताएगा मुझे। इस योजना की शुरुआत कब करी गई थी, सन 2015 के अंदर। ध्यान रखना 2015 में योजना शुरू होती है। और यहां से एक प्रश्न और बनेगा, भारत का फर्स्ट नंबर का स्मार्ट सिटी कौन सा हो जाएगा, तो कर लीजिएगा। भारत का पहला स्मार्ट सिटी कौन सा हो जाएगा, भुवनेश्वर। कौन सा शहर होगा, भुवनेश्वर शहर किस राज्य में पड़ता है, तो कहां बताओगे, उड़ीसा के अंदर। और भारत की 100वीं नंबर की स्मार्ट सिटी या 100वां शहर स्मार्ट सिटी में कौन सा हो जाएगा, तो कर लीजिएगा, कौन होगा, शिलांग हो जाएगा, शिलांग। और आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत कब करेगी, कर लीजिएगा 23 सितंबर को। और किस वर्ष करा गया था, सन 2018 में किया गया था, ठीक है। इतनी बातों को मेंशन करिएगा तेजी से। थोड़ा मेहनत करना होगा जी क्लास में, समझ रहे हैं ना, थोड़ा स्ट्रगल करना होगा। चीजें ऐसे ही इतनी आसानी से नहीं मिल जाती हैं, ठीक है ना। कम से कम 75 क्वेश्चन को 500 क्वेश्चन में कन्वर्ट करके इस क्लास से नहीं गए तो फिर क्लास आना बेकार है, समझ रहे हैं ना इसको, ठीक है। इसको, हाँ भाई, हो गए, इतना कर लिया आप लोग। करेंट तो बढ़िया से ही पढ़िए, आगे चलिए खुद ही हम स्पीड बढ़ा देंगे तेजी से, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा इतनी बातों को, ठीक है। एक योजना और नोट कर लीजिएगा, मेक इन इंडिया। एक योजना लिखिएगा, मेक इन इंडिया। इस योजना का भी इंप्लीमेंट करा गया था सन 2014 के अंदर करा गया था। सरकार की लगभग 7 से 8 ऐसी योजनाएं जिन्होंने इस साल सन 2024 के अंदर अपने 10 वर्ष पूरे किए हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ेंगे आगे बढ़ जाए। हटा सकते हैं जी, अभी इसको हटाने से कितने लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है, बताइए जरा ऐसे हैंड्सअप करके। नहीं ना, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न दिया है आपका, अगला प्रश्न दिया 33वीं प्रगति बैठक का आयोजन कहाँ किया गया और इसका उद्घाटन भैया कहाँ किया गया, तो ध्यान रखना कहाँ पर, न्यू दिल्ली के अंदर इसका आयोजन करा गया। न्यू दिल्ली के अंदर इसका आयोजन करा गया, लिख लीजिएगा न्यू दिल्ली। इसका आयोजन करा गया न्यू दिल्ली के अंदर। और इसके आयोजनकर्ता कौन हो जाएंगे, तो कर लीजिएगा
नरेंद्र मोदी जी इसके क्या हो जाएंगे, तो आयोजनकर्ता हो जाएंगे। अगला दिया है मिशन प्रगति को कब लॉन्च किया गया था, कर लीजिएगा सन 2015 के अंदर इसको इंप्लीमेंट करा गया था मिशन प्रगति को, ठीक है। और इसी मिशन प्रगति की तर्ज पे प्रगति यात्रा चलाई जा रही है बिहार के अंदर ही, तो पता ही होगा आप लोग को, ठीक है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, इसी मिशन प्रगति के तर्ज पर एक यात्रा चलाई जा रही है बिहार के अंदर, जिसको हम प्रगति यात्रा के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे आगे, देखिएगा आगे अगला प्रश्न दिया है आपका अगला, आरक्षण के भीतर आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट की अध्यक्षता वाली किस समिति द्वारा इंप्लीमेंट किया गया, तो ध्यान रखिएगा डी.वाई. चंद्रचूड़ समिति। कौन सी समिति थी, डी.वाई. चंद्रचूड़ समिति। डी.वाई. चंद्रचूड़ समिति की सिफारिश पर आरक्षण के भीतर आरक्षण को अप्लाई किया गया। आरक्षण के भीतर आरक्षण को डी.वाई. चंद्रचूड़ समिति द्वारा क्या करा गया, तो कर लीजिएगा अप्लाई किया गया। डी.वाई. चंद्रचूड़ समिति द्वारा अप्लाई किया गया। दरअसल बात यह है, समझिएगा, जैसे हमने कहा एक जाति हमने लिया ओबीसी, ठीक है ना, या फिर हमने लिया एससी, हमने तो ऑलरेडी इनको रिजर्वेशन दे दिया, इसको 27% दे दिया, इसको हमने 17%, 17.5% दे दिया। अब इनमें से भी हम लोगों को ढूंढेंगे कि कौन और आर्थिक रूप से कमजोर है। जैसे एनसीएल होता है ना, एनसीएल, अरे आप लोग के यहाँ बीसी होता है, उसमें एनसीएल होता है, यानी नॉन क्रीमी और क्रीमी लेयर, यानी एक जाति को मैंने और दो हिस्से में बांट दिया। यानी आरक्षण के बाद भी आरक्षण देने को हम क्या कहते हैं, आरक्षण के भीतर आरक्षण कहते हैं। इसको सिफारिश समिति को अप्लाई करने वाले व्यक्ति कौन थे, डी.वाई. चंद्रचूड़ थे, ध्यान रखना। और ये सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान सीजीआई के बारे में अगर पूछेगा तो कौन हो जाएंगे, संजय खन्ना की संजीव खन्ना, संजय खन्ना हो जाएंगे, संजय खन्ना, संजीव खन्ना ना, संजीव खन्ना, ध्यान रखिएगा संजीव खन्ना। और अगला दिया है सुप्रीम कोर्ट के पहले सीजीआई कौन हो जाएंगे, तो कर लीजिएगा हीरालाल जे कानिया सुप्रीम कोर्ट के क्या हो जाएंगे पहले सीजीआई। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की कुल संख्या रिसेंटली पूछेगा तो कितनी हो जाएगी, 34 हो जाएगी, जिसको हम 33+1 कह सकते हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िएगा, आगे बढ़ जाइएगा आगे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, देखो एक पोर्टल लॉन्च करा गया था सुप्रीम कोर्ट द्वारा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक पोर्टल लॉन्च करा गया था, पोर्टल। इस पोर्टल का नाम हो जाएगा सद्भावना पोर्टल। कौन सा, सद्भावना पोर्टल की शुरुआत, सद्भावना पोर्टल की शुरुआत किसके द्वारा करी गई, तो कर लीजिएगा सुप्रीम कोर्ट द्वारा करी गई। सद्भावना पोर्टल की शुरुआत कर लीजिएगा सुप्रीम कोर्ट द्वारा करी गई। इतनी बातों को ध्यान रखना। यहां से हम बढ़ेंगे आगे। अगला देखिए प्रश्न दिया है, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन का नाम क्या हो जाएगा, तो कर लीजिएगा ये कौन सी हो जाएगी, वंदे भारत रेल हो जाएगी। ध्यान रखना भैया, वंदे भारत रेल। और वंदे भारत की बात करेगा, वंदे भारत रेल, अगर वंदे भारत के बारे में पूछेगा, इसका निर्माण कब कराया गया था, निर्माण, तो ध्यान रखना इसका निर्माण करा गया था सन 2018 के अंदर। जब इसका निर्माण किया गया तो इसका नाम क्या रखा गया था, देखो भैया, टी का मतलब क्या होता है, ट्रेन, और इसी के साथ क्या जुड़ा था, 18, T18 इसका नाम दिया गया था। और इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया, इसका नाम परिवर्तित करा गया, नाम परिवर्तित किया गया सन 2019 के अंदर परिवर्तित करके क्या रखा गया, तो कर लीजिएगा वंदे भारत रख दिया गया। और वंदे भारत की पहली ट्रेन कब चलाई गई थी, ध्यान रखना, इसकी जो फर्स्ट रेल थी वंदे भारत की, इसको कब चलाया गया था, सन 2020 के अंदर चलाया गया था। कहां से चली थी, तो कर लीजिएगा ये वाराणसी से चलाई गई थी, वाराणसी से। और वाराणसी से कहां तक गई थी, कर लीजिएगा दिल्ली तक गई थी। इस बात को ध्यान रखना। अभी वंदे भारत के लिए बजट पास किया गया और कहा गया कि भारत में, कहा गया भारत में कुल वंदे भारत की कितनी ट्रेनें चलाई जाएंगी, ध्यान रखिएगा। वंदे भारत की कुल ट्रेन के बारे में पूछेगा, कुल कितनी ट्रेन चलाई जाएगी, तो कर लीजिएगा 400 ट्रेनें चलाने का टारगेट रखा गया अभी हाल ही में। ध्यान रखना, भारत की पहली किसान रेल ये कब चलाई गई थी, ये सन 2020 के अंदर चलाई गई थी, 2020 के अंदर। और कहां से कहां तक चली थी, देवलाली से दानापुर तक। कहां तक, देवलाली से लेकर कहां तक चली थी, कर लीजिएगा दानापुर तक चलाई गई थी, देवलाली से लेकर दानापुर। देवलाली पड़ता है महाराष्ट्र के अंदर और दानापुर कहां पड़ेगा, बिहार के अंदर पड़ता है, ठीक है। पहली तेजस रेल कहां से कहां तक चली थी, कर लीजिएगा वाराणसी से लेकर चलाई गई थी, वाराणसी से कहां तक गई थी, कर लीजिएगा अहमदाबाद तक इसको चलाया गया था, वाराणसी से लेकर अहमदाबाद। और भारत की पहली डबल डेकर ट्रेन का नाम क्या हो जाएगा, तो कर लीजिएगा वासुकी हो जाएगा। इसका नाम पूछ रखा है, वासुकी ट्रेन हो जाएगा। और इसको किस राज्य में चलाया गया, तो कर लीजिएगा हरियाणा के अंदर चलाया गया इसको। इतनी बातों को मेंशन करिएगा तो आगे बढ़ते हैं। हाँ लिखते हैं बड़ा भाई, कुछ दिन की दिक्कत होगी ना, 1-2 दिन समझते हैं ना। देखिए भाषा का भी फर्क होगा, ठीक है ना,
लैंग्वेज की फर्क तो नहीं हो रही है ना मुझसे? चलिए, कोई ऐसा व्यक्ति जो मेरी भाषा को नहीं समझ पा रहा हो? कोई ऐसा बैठा है यहाँ पे? कौन है जी? अच्छा, ये हो गया इतना? इतना हो गया? इतनी बातों को नोट करिएगा और सुनिएगा। देखिए, आपस में बात नहीं करेंगे तो यहाँ से सुन पाएंगे, सुनेंगे तो लिख पाएंगे, समझ रहे हैं ना? क्योंकि इतनी फुर्सत नहीं है आपको कि एक बार बोर्ड पे देखें दूसरी बार लिखें, समझ रहे हैं ना? इसको सुना करिए और तेजी से नोट किया करिए। कुछ छूट रहा है तो बोर्ड से देख के एक बार लिख लिया करिए आप लोग, ठीक है? चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अगला प्रश्न दिया है कि वर्तमान में मोबाइल फोन निर्माता में भारत का स्थान क्या है? कौन सा नंबर है? कर लीजिएगा। सेकंड नंबर हो जाएगा दूसरा। और इकोनॉमी में भारत का स्थान पूछा है, कौन सा हो जाएगा? पांचवा, फिफ्थ नंबर हो जाएगा। और दूर संचार में स्थान पूछेगा तो भी कर लीजिएगा, दूसरा हो जाएगा, ठीक है? इतनी बातों को नोट करिएगा। भैया अगर प्रश्न करेगा यहीं से, अगर यहीं से क्वेश्चन करेगा आपसे प्रसन्नता सूचकांक, अगर यहीं से प्रश्न पूछेगा आपसे प्रसन्नता सूचकांक, इसमें भारत का स्थान क्या हो जाएगा? भारत का स्थान कौन सा होगा जी? 100 कितना हो जाएगा? 26वां। अगर कल को पूछ दिया पासपोर्ट सूचकांक में भारत का स्थान कितना, तो कर लीजिएगा 85वां हो जाएगा। अगर प्रश्न कर दिया कि मानव विकास सूचकांक में, मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा हो जाएगा, तो कर लीजिएगा 134वां हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। मानव विकास में भारत का स्थान पूछा 134वां, पासपोर्ट में पूछा तो 85वां, प्रसन्नता सूचकांक में भारत का स्थान कितना हो जाएगा? 126वां हो जाएगा, ठीक है? अगर प्रश्न कर दिया आपसे भूखमरी सूचकांक, भूख सूचकांक में भारत का स्थान कितना हो जाएगा, तो कर लीजिएगा 105वां स्थान होगा। इतनी बातों को मेंशन करिएगा। तो बढ़ते हैं आगे। इतनी बातों को मेंशन करिए कॉपी पे। हो गया? देखिए, एनालिसिस थोड़ा आप लोग को झेलना पड़ेगा यहाँ पे, समझ रहे हैं ना? ठीक है ना? क्योंकि बोल के डिस्कशन कराना और लिख के कराने में थोड़ा सा फर्क है। उस फर्क को आपको समझना होगा। परेशान नहीं होइएगा, ठीक है ना? एक दो दिन पढ़ने में दिक्कत होगी, जब पढ़ने लगेंगे तो आराम से सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ जाए। और मेहनती होंगे तो कर लेंगे, नहीं मेहनती होंगे तो छोड़ सकते हैं, ठीक है ना? अब क्या ही करा जा सकता है। देखो अगला दिया है, केंद्र सरकार द्वारा चालू वित्त वर्ष के लिए 2024 और 25 के तहत कितने खाते खोलने का टारगेट रखा गया? तो भैया ध्यान रखना, कितने करोड़? 3 करोड़ के आसपास, 3 करोड़ के लगभग खाते खोलने का टारगेट रखा गया। ध्यान रखिएगा, कहा गया लगभग 3 करोड़ खाते खोले जाएंगे केंद्रीय वित्त वर्ष 2024 और 25 के तहत। ध्यान रखिएगा, कितने खाते खोलने का टारगेट रखा गया? कर लीजिएगा लगभग 3 करोड़। और विश्व की वित्तीय समावेशन की सबसे बड़ी योजना, देखो इसी योजना से इंप्लीमेंट करके पूछा है। ये खाते किस योजना के तहत खोले जाएंगे योजना? तो भैया ध्यान रखना, कौन सी योजना जी? जनधन योजना के तहत। किसके तहत? जनधन योजना के तहत खाता खोला जाएगा, जनधन योजना। और इस जनधन योजना को इंप्लीमेंट करा गया था कब? सन 2014 के अंदर शुरू करा गया था। ध्यान रखना, जनधन योजना सन 2014। और प्रश्न करा वित्तीय समावेशन की सबसे बड़ी योजना कौन सी हो जाएगी? तो जनधन योजना हो जाएगी। सरकार ने कहा था कि 15-15 लाख रुपया देंगे, योजना कौन सी है? जनधन योजना, ठीक है? चलिए बढ़ेंगे आगे, आगे बढ़ेंगे आगे। देखिए अगला प्रश्न दिया है आपका, हटा दें इसको। अगला प्रश्न दिया है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा बाल विवाह रोकने के लिए किस एक पहल की शुरुआत करी गई? बाल विवाह रोकने के लिए कौन सी पहल थी? बताओ भाई, नोट करिएगा। बाल विवाह मुक्त गांव पहल, ठीक है? एक पहल शुरू करी गई थी, इसका नाम था बाल विवाह मुक्त गांव। बाल विवाह मुक्त गांव पहल की शुरुआत करी गई सुप्रीम कोर्ट द्वारा, ठीक है? और ये बाल विवाह को रोकने के लिए करा गया। भैया इसमें एक प्रश्न और अटैच किया गया, वर्तमान में बाल विवाह सर्वाधिक किस राज्य में प्रचलित है? कर लीजिएगा, कहां पर? पश्चिम बंगाल के अंदर ना, नोट कर लीजिएगा, वेस्ट बंगाल। और पूछेगा किस देश में प्रचलित है, कंट्री का नाम पूछेगा, देश का नाम पूछेगा तो क्या बताओगे आप? बांग्लादेश के अंदर। कहां पर प्रचलित है? कर लीजिएगा, बांग्लादेश के अंदर। और भैया सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा है, ध्यान रखना। अगर सुप्रीम कोर्ट के लिए आपसे क्वेश्चन करेगा, सुप्रीम कोर्ट, अगर सुप्रीम कोर्ट से प्रश्न करेगा, सुप्रीम कोर्ट को इंप्लीमेंट किस आर्टिकल के तहत करा गया? आर्टिकल 124 के तहत। सुप्रीम कोर्ट में अगर जजों की संख्या पूछेगा तो क्या बताओगे? 33+1 हो जाएगा। ध्यान रखना। और भारत का सुप्रीम कोर्ट कहां पे अवस्थित है? कर लीजिएगा, कहां पर? नई दिल्ली के अंदर ये अवस्थित हो जाएगा, ठीक है? चलिए बढ़ेंगे आगे। अगला प्रश्न दिया है, नोट कर ली इसको।
अगला प्रश्न दिया है आपका प्रधानमंत्री द्वारा किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में घोषित किया गया? सन 2000 कब को? 25 को घोषित किया गया सहकारिता वर्ष के रूप में। ध्यान रखिएगा। सहकारिता मंत्रालय की स्थापना कब करा गया था? कर लीजिएगा सन 2000 कब? 21 के अंदर। सहकारिता मंत्रालय के मंत्री पूछेगा तो कर लीजिएगा कौन हो जाएंगे? अमित शाह जी हो जाएंगे, अमित शाह। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगर मंत्रालय से बदलाव पूछेगा आपसे, मंत्रालय समझो भैया, मंत्रालय मोदी गवर्नमेंट आने के बाद कई सारे मंत्रालय में बदलाव किया गया। जैसे सन 2014 के अंदर एक नया मंत्रालय जुड़ा था, नया मंत्रालय सन 2014 में एक नया मंत्रालय जोड़ा गया। इस मंत्रालय का नाम था आयुष मंत्रालय। कौन सा? आयुष मंत्रालय। एक नया मंत्रालय जोड़ा गया था सन 2014 के अंदर। और भैया ध्यान रखना, इसी के बाद सन 2020 के अंदर, सन 2020 में एक मंत्रालय था मानव संसाधन मंत्रालय। सुना था क्या आप लोगों ने? एक मंत्रालय था मानव संसाधन मंत्रालय। इसका नाम कन्वर्ट करके क्या रखा गया? शिक्षा मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय? शिक्षा मंत्रालय। और सन 2021 के अंदर एक और मंत्रालय बनाया गया, नाम क्या रखा गया? सहकारिता मंत्रालय, ठीक है। इतनी बातें ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। ऑनलाइन वाला विद्यार्थी परेशान है, लिखने का टाइम दीजिए। अरे मेरे पास खुद ही टाइम नहीं है, टाइम होता तो हम दे नहीं देते, यहाँ से थोड़ा आराम भी कर लेते हम भी। आगे बढ़े जी, आगे बढ़ जाए, इसमें आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट अगला देखिए दिया है आपका केंद्र सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार नवीनतम जनगणना का डाटा रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया कब से शुरू होगी? भैया एक बात समझिएगा, देखो जनगणना अभी हाल ही में कब हुई है? सन 2011। और 10 साल पे होनी चाहिए, क्योंकि रिपन जब कंसेप्ट लाया था जनगणना का तो कहा कि प्रति 10 वर्ष पे क्या होनी चाहिए? जनगणना। यानी 11 के बाद कब होना चाहिए था? 2021 के अंदर। अब 21 में ना होगी, कब होगा? 2025 के अंदर होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। सरकार द्वारा जनगणना का रिकॉर्ड दर्ज करने का समय कब रखा गया? कर लीजिएगा सन 2025 का रखा गया कि 2025 में हम कराएंगे जनगणना। और इसकी रिपोर्ट हम कब देंगे? सन 2026 के अंदर देंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। इस जनगणना के वर्तमान आयुक्त की अगर बात करेगा तो भैया ध्यान रखिएगा, इस जनगणना के आयुक्त कौन हो जाएंगे? तो मृत्युंजय नारायण हो जाएंगे। कौन होंगे? मृत्युंजय नारायण इस जनगणना के क्या हो जाएंगे? कर लीजिएगा आयुक्त हो जाएंगे या फिर कमिश्नर हो जाएंगे, ठीक है भैया। एक बात ध्यान रखना, 2011 की जो जनगणना थी, 2011 की जनगणना के आयुक्त कौन बनाए गए थे? कमिश्नर कौन बनाए गए थे? यहाँ पर हो जाएंगे कौन से? सी चंद्रमौली साहब हो जाएंगे। इस बात को भी याद रखिएगा, ठीक है। इतनी बातें नोट करिएगा। इतनी बातों को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। कर लेंगे इतना। केंद्र सरकार द्वारा नवीनतम जनगणना का टारगेट कब? 2025। कब तक आंकड़ा देगा? 2026। और इसके आयुक्त कौन होंगे? तो मृत्युंजय नारायण। अब प्रतिवर्ष जनगणना जब अगली वाली होगी तो कब होगी? सन 2035 के अंदर। फिर अगली होगी तो 2000 कब? 45 के अंदर होगी। इस बात को ध्यान रखना, थोड़ा सन में हेरफेर होगा, ठीक है। अगला देखो प्रश्न दिया है अगला कि भारत सरकार द्वारा संसद की सीटों के लिए परिसीमन प्रक्रिया पूरा करने का लक्ष्य कब तक रखा गया? सन 2000 कब तक? 28 तक रखा गया है। कब तक रखा गया? सन 2028 तक। इससे पहले क्या था भैया? पहले क्या था? ध्यान रखिएगा, पहले कहा गया था कि 2026 तक हम क्या करेंगे? संसद की जो सीट है ना, संसद की सीटों में क्या करेंगे? परिवर्तन करेंगे। ध्यान रखिएगा। लेकिन ये 2026 से टल के अब कितना हो गया? 2028 हो गया। संविधान में संसद की सीटों में परिवर्तन, ये आगे चल के कब किया जाएगा? तो सन 2028 में किया जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। वर्तमान परिसीमन किस जनगणना पे आधारित है? जब जो अभी सदस्य संख्या आप 552 देख पा रहे हैं, ये किस जनगणना पे आधारित है? तो कर लीजिएगा जनगणना सन 1971 पर आधारित है। जनगणना सन 1971 पर आधारित है। ये वर्तमान का परिसीमन, ध्यान रखिएगा भैया। देखिए कितना पीछे चल रहा है। तभी तो संसद में सीटों की संख्या 552 है, ठीक है। अब आगे चल के बढ़ेगी तो संख्या 1200 से क्या होगी? प्लस हो जाएगी, ठीक है। लेकिन जनगणना का आधार वर्ष क्या होगा? 2025 की जनगणना। कौन सी जनगणना होगी? 2025 की जनगणना होगी। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। इतनी चीजों को नोट कर लीजिएगा। परिसीमन समझ रहे हैं ना आप लोग? परिसीमन, ये परिसीमन क्या होता है? परिसीमन। संसद समझ रहे हैं आप लोग? संसद में अभी आप लोग सीट कितनी पढ़ते हो? 552। जैसे आप ये सीट पढ़ रहे हो, इस सीट को अगर हमें इंक्रीज करना हो तो हम किसका गठन करते हैं? परिसीमन। और इसकी बात संविधान के किस आर्टिकल में करी गई है? आर्टिकल 82 के अंदर इसका उल्लेख करा गया है, ठीक है। अगला प्रश्न दिया है अगला प्रश्न दिया है, हाल ही में एनसीआर को अपडेट किया गया। एनसीआर समझिएगा, एनसीआर का फुल फॉर्म होता है नेशनल
नेशनल, एक सेकेंड, एक काम करिएगा ना, जहां जहां एनसीआर लिखा है सबको एनपीआर करिएगा। जहां जहां एनसीआर लिख दिया है ना सबको एनपीआर बनाइए अपने पेपर पे, ठीक है। एनपीआर, एनसीआर को एनपीआर करिएगा। नेशनल, पी से हो जाएगा आपका पॉपुलेशन, पॉपुलेशन, और आर से क्या हो जाएगा तो कर लीजिएगा रजिस्टर होगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। इसको अपडेट किया गया और एनसीआर को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कर लीजिएगा कौन सा हो जाएगा भैया। एनपीआर अप्लाई किसने करा था? असम ने किया था। एनपीआर को किस वर्ष अप्लाई किया था? असम ने सन 2019 के अंदर किया था। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। वो अलग चीज है ना, इसको नोट करिएगा। हो गया, एनपीआर में अभी हाल ही में संशोधन किया गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, आगे देखिए अगला प्रश्न दिया है आपका, गुरुत्वीय नियतांक का मान किसने दिया था और इसका संकेतक क्या होगा? ये तो बता सकते हो भैया ना, संकेतक क्या होगा जी, और नियतांक किसने दिया था? हेनरी कैवेंडिश ने। कौन दिया था? हेनरी कैवेंडिश ने ये नियतांक दिया था। ध्यान रखिएगा, इसका संकेतक क्या होगा जी, और इसका मान क्या हो जाएगा? मान अगर पूछेगा तो क्या बताओगे? 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। इतनी बातों को ध्यान रखिएगा। ये तो समझ पा रहे हैं ना आप लोग, ठीक है, बना लीजिएगा भैया। इतना तो समझ पा ही रहे होंगे आप लोग, क्योंकि क्वेश्चन तो आप लोग के जानो सुने और पढ़े हुए हैं, ठीक है। जो जी होता है बड़ा वाला, इसको हम क्या बोलते हैं? गुरुत्वीय स्थिरांक बोलेंगे। क्या बोलते हैं इसको? गुरुत्वीय स्थिरांक के नाम से जानते हैं। स्थिरांक ये ऐसा जी होता है जिसका मान कभी भी परिवर्तित नहीं होता, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। एक छोटा जी देखा होगा आप लोगों ने, एक बड़ा जी, ठीक है। बड़ा जी जो होता है ये क्या होता है? सार्वत्रिक। क्या होता है? सार्वत्रिक, यानी पृथ्वी के किसी भी कोने और छोर पर इसका नाम मान परिवर्तित नहीं होगा। बाकी जी के मान में क्या होता है? परिवर्तन होता है। इस छोटे वाली जी का मान कौन दिया था? न्यूटन ने दिया था, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। अगला देखिए प्रश्न दिया है अगला, पीएम फसल बीमा योजना की शुरुआत कब करी गई थी? कोई बताएगा कब करा गया था? सन 2016 के अंदर किया गया था। पीएम फसल बीमा में जो बीमा होता था, बीमा ये किसके लिए होता था? एक तो रबी के लिए होता था। किसके लिए? रबी के लिए। और किसके लिए? खरीफ के लिए। और किसके लिए था? बागवानी के लिए। किस फसल के लिए? बागवानी। रबी की फसल के लिए कितना बीमा था? 1.5%। खरीफ की फसल के लिए कितना बीमा था? 2%। और इसके लिए बीमा कितना था? कर लीजिएगा, इसके लिए 2.5% का बीमा जो है अप्लाई करा गया था, ठीक है। 2.5% का बीमा जो था अप्लाई किया गया। इतनी बातों को ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। बीमा की बात करेगा, रबी की फसल के लिए 1.5%, खरीफ के लिए 2% और बागवानी की फसल के लिए 2.5%। और कभी कभी ना 2.5 से बढ़ा के इसको 5% तक भी किया गया है। ध्यान रखना, कभी कभी 2.5 से 5 भी दे देता है, ठीक है, कर लीजिएगा। देखो भैया, फसल से एक और योजना है, ठीक है ना, किसानों से एक और योजना इंप्लीमेंट करी गई थी इसी की तर्ज पे, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, और इस योजना को शुरू करा गया था सन 2015 के अंदर। ध्यान रखना, और कहां से करा गया था? सूरतगढ़ से। कहां से शुरू करा गया? सूरतगढ़ कहां पड़ता है जी? राजस्थान के अंदर, ठीक है। इतनी बातों को ध्यान रखिएगा। पप्पू यादव बोल रहे हैं कि स्लो करिए। अच्छा, और आप लोग में से कोई बोल रहा है जी क्लास को स्लो कर दीजिए? नहीं नहीं, इस तरह की जरूरत तो नहीं होगी मेरे हिसाब से। चलिए ठीक है, अगला दिया है, अगला प्रश्न दिया है आपका अगला, कि संविधान के लागू होने के समय मूल अधिकार की संख्या कितनी? तो भैया संविधान को जब अप्लाई किया गया था, फंडामेंटल राइट कितने थे? 7। अभी घटकर कितने हो गए हैं? तो कर लीजिएगा, कितने हो गए हैं? 6। ध्यान रखना, पहला अधिकार जो था कौन सा था? समता का अधिकार। कौन सा? समता या फिर समानता। समता या फिर समानता। दूसरा अधिकार कौन सा था? स्वतंत्रता। कौन सा? स्वतंत्रता। तीसरा अधिकार कौन सा? शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा अधिकार कौन सा था? धार्मिक स्वतंत्रता। कौन सा? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार था। और 5वें नंबर का अधिकार कौन सा? तो कर लीजिएगा, कौन सा? धार्मिक शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार। कौन सा? धार्मिक शिक्षा, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। संस्कृति का अधिकार। और 6ठे नंबर का जो अधिकार हो जाएगा कौन सा? संवैधानिक उपचारों का। कौन सा? संवैधानिक उपचारों का अधिकार होगा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें एक अधिकार जो 6ठे नंबर का हुआ करता था, नाम था उसका संपत्ति का अधिकार। जो संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, इसको संविधान से क्या कर दिया गया? बाहर कर दिया गया। इसका उल्लेख संविधान के किस आर्टिकल में था? 31 के क में। अब हटा के कहां पे? 300 के
क में कर दिया गया। ध्यान रखना ये पहले कहाँ पे किस भाग में था, भाग नंबर 3 में था। 3 से उठाकर कहाँ कर दिया, भाग नंबर 12 में कर दिया। कहाँ पे कर दिया, 12 के अंदर किया गया। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछेगा समता का अधिकार का विस्तार कहाँ से, 14 से लेकर कहाँ तक, 18 तक। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से कहाँ तक, 22। शोषण का अधिकार 22 और 23 से लेकर कहाँ, 24। धार्मिक स्वतंत्रता 25 से लेकर कहाँ, 28। और धार्मिक शिक्षा संस्कृति पूछेगा 29 और क्या हो जाएगा, 30। और इसका संबंध कहाँ से होगा, आर्टिकल 32 से हो जाएगा। इतनी बातों को ध्यान रखिएगा। कौन सा ऐसा फंडामेंटल राइट था जिसको बाहर कर दिया गया, तो कौन सा, संपत्ति का अधिकार। संशोधन कौन सा किया गया था, 44वां, 1978। मराठा पत्रिका का संपादन, भैया ध्यान रखना ये दोनों पत्रिका का संपादन करने वाले कौन थे, बाल गंगाधर तिलक। ध्यान रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक द्वारा केसरी और मराठा पत्रिका का संपादन किया गया। और भैया याद रखना जो केसरी पत्रिका थी इसकी भाषा क्या थी, भाषा, केसरी पत्रिका की भाषा कौन सी थी, मराठी। और मराठा पत्रिका की भाषा क्या थी, अंग्रेजी। देखो थोड़ा सा फर्क है यहाँ पे, ठीक है ना। जो मराठा पत्रिका की भाषा कौन सी, अंग्रेजी, और केसरी की भाषा कौन सी, मराठी। बाल गंगाधर तिलक ने दोनों पत्रिकाओं का क्या किया, संपादन करा। ध्यान रखिएगा बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा गया, भारतीय अशांति का जनक कहा गया, भारतीय अशांति का जनक कहा। और कहने वाले कौन थे, ध्यान रखिएगा वैलेंटाइन कौन थे, वैलेंटाइन सिरोल ने इनको कहा था कि आप भारतीय शांति के जनक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। इनकी एक रचना भी है, इनकी एक किताब भी है। किताब का नाम क्या हो जाएगा, गीता रहस्य। कौन सी रचना है, गीता रहस्य हो जाएगी। इतनी बातों को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न दिया है आपका, अगला प्रश्न दे रखा है आपका, अगला प्रश्न दिया है आपका अगला कि भारत में प्रत्येक वर्ष आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट ये किसके द्वारा जारी किया जाएगा। तो भैया ध्यान रखना रिपोर्ट कौन जारी करता है, वित्त मंत्रालय रिपोर्ट को क्या करेगा, जारी करेगा, वित्त मंत्रालय। अब वित्त से ध्यान रखिएगा, अगर वित्त से आपसे अगर पूछ दिया, वित्त आयोग के बारे में पूछ दिया आपसे, वित्तीय आयोग, भैया वित्तीय आयोग की अगर हम बात करेंगे वित्तीय आयोग की, तो ध्यान रखना सुनिएगा। वित्त मंत्रालय से अगर आपसे वित्तीय आयोग के बारे में पूछ दिया तो आर्टिकल कौन सा काम करेगा, 280। अगर यहीं से आपसे पूछ दिया वित्तीय आपात, क्या पूछ दिया आपसे, वित्तीय आपात पूछ दिया, तो कौन सा आर्टिकल काम करेगा, कर लीजिएगा आर्टिकल 360 काम करेगा। और यहीं से आपसे अगर वित्त विधेयक पूछ दिया, वित्त विधेयक, तो भैया वित्त विधेयक के लिए कौन सा आर्टिकल हो जाएगा, आर्टिकल 117 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बातों को ध्यान रखिएगा। संविधान के 3 ऐसे आर्टिकल जिनका संबंध किससे हो जाएगा, वित्त से हो जाएगा। संविधान के 3 ऐसे आर्टिकल जिनका संबंध किससे हो जाएगा, वित्त से हो जाएगा, वित्त से ध्यान रखना। और वित्तीय मंत्रालय द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण को जारी किया जाता है, ध्यान रखना। और आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट, आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट जो है इसको कब जारी किया जाता है, कब जारी किया जाता है, तो ध्यान रखना, ध्यान रखिएगा बजट के एक दिन पूर्व, बजट के एक दिन पूर्व हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे इस बार का बजट पेश किया गया था 23 जुलाई को, और वित्तीय सर्वे कब आया था, 22 जुलाई को आया था। ठीक है, ध्यान रखिए। हो गया, अरे थोड़ा मेहनत करना होगा, ऑनलाइन वाले परेशान हो रहे हैं, आप लोग भी हो रहे हैं क्या, स्पीड थोड़ा सा बढ़ानी होगी जी। कब तक, कंपटीशन इज द रेस, समझ रहे हैं ना। देखिए हम हर क्लास में बोलते हैं कंपटीशन इज द रेस, नहीं भागेंगे छूट जाएंगे, समझ रहे हैं ना। हाँ, तेज भागना होगा। इसमें आप लोग से पहले ही कहा गया था ना कि इसमें पढ़ा हुआ विद्यार्थी आएगा ताकि पढ़ने में समस्या ना हो। ठीक है, आप एकदम फंडामेंटल राइट नहीं जानते, इस क्लास में कूद के आ जाएंगे तो भैया टीचर क्या ही करेगा। ठीक है, चलिए प्रश्न दिया है अगला, अगला प्रश्न दिया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सेकंड मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, कौन थे भैया। अच्छा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले नंबर की अगर पूछा तो कर लीजिएगा, कौन हो जाएंगे, बदरुद्दीन हो जाएंगे। कौन से, बदरुद्दीन तैयब जी हो जाएंगे, बदरुद्दीन तैयब जी। और पूछ क्या रखा है, सेकंड पूछा है ना आपसे, सेकंड नंबर के कौन हो जाएंगे, रहीमदुल्लाह सयानी। ध्यान रखिएगा, रहीमदुल्लाह सयानी को सेकंड नंबर का कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया, मुस्लिम अध्यक्ष, ध्यान रखना। और पूछेगा आपसे पहले अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, ये किस अधिवेशन में अध्यक्ष बनाए गए थे, कर लीजिएगा 1887 का अधिवेशन। कहां पर होता है भैया, मद्रास के अंदर। अधिवेशन कहां पर, मद्रास के अंदर। रहीमदुल्लाह सयानी को सन 1896 के अंदर अध्यक्ष बनाया गया था। अधिवेशन कहां पर, कलकत्ता के अंदर। कहां पर होता है, कलकत्ता के अंदर होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाएं, आगे
आगे बढ़ेंगे। आगे अगला प्रश्न दिया है आपका अगला, किस तत्व का प्रयोग प्रोटीन के संश्लेषण के लिए किया जाता है? कौन सा तत्व हो जाएगा? नाइट्रोजन होगा। नोट कर लीजिएगा, नाइट्रोजन ऐसा तत्व है जिसका प्रयोग प्रोटीन के संश्लेषण के लिए करते हैं। इस बात को ध्यान रखना। नाइट्रोजन का रिसेंटली यूज, अभी हाल ही में नाइट्रोजन का यूज सर्वाधिक मात्रा में कहां पे किया जा रहा है? ऐसी रिपोर्ट आई है तो कर लीजिएगा, टायरों में हवा भरने में। कहां पर? टायरों में हवा के लिए कौन सी गैस का यूज कर रहे हैं? कर लीजिएगा, नाइट्रोजन का यूज कर रहे हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। नाइट्रोजन का जो फिक्सेशन होता है, एक क्वेश्चन आता है नाइट्रोजन फिक्सेशन, ध्यान रखिएगा। नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन ये कहां पर होता है? पौधों की जड़ों में। कहां पर? पौधों की जड़ों में नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है। और पौधों की जड़ों में नाइट्रोजन का फिक्सेशन कौन सा बैक्टीरिया करेगा? तो कर लीजिएगा, राइजोबियम। कौन सा बैक्टीरिया होगा? राइजोबियम होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला देखिए प्रश्न दिया है अगला, अधिनियम द्वारा लाया गया था। भैया ध्यान रखना, भारत का जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है इसको हम क्या बोलते हैं? कैग बोलते हैं। और कैग के लिए संविधान में कौन सा आर्टिकल? 148। ध्यान रखिएगा, इसको किस अधिनियम द्वारा लाया गया? तो भैया याद रखना, अधिनियम कौन सा हो जाएगा? 1919 का अधिनियम हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, संविधान के 1919 के अधिनियम में CAG के पद को लाया गया। याद रखिएगा, CAG का मतलब हो जाएगा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ध्यान रखना, भारत के पहले नंबर के, भारत के फर्स्ट नंबर के CAG किसको बनाया गया? कर लीजिएगा, के नरहरि राव को। किसको बनाया गया? के नरहरि राव को भारत का पहला क्या बनाया गया? कर लीजिएगा, CAG बनाया गया, CAG। और CAG की नियुक्ति का अधिकार किसके पास है? तो भैया CAG की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति साहब करते हैं। राष्ट्रपति करेंगे CAG की नियुक्ति। और CAG का काम पूछेगा, इसका कार्य क्या है? तो कर लीजिएगा, सरकार के खर्चे की जानकारी, सरकार के खर्चे की जानकारी रखना किसका काम हो जाएगा? तो कर लीजिएगा, CAG का काम हो जाएगा। और CAG अपनी रिपोर्ट, CAG की जो रिपोर्ट होती है, रिपोर्ट CAG अपनी रिपोर्ट किसको सौंपता है? कर लीजिएगा, किसको देगा? राष्ट्रपति को। किसको सौंपता है? राष्ट्रपति। हाँ, क्वेश्चन करेगा आपसे, प्रश्न करेगा, CAG की जो रिपोर्ट होती है, रिपोर्ट, CAG की रिपोर्ट को पढ़ता कौन है? पढ़ता है तो भैया ध्यान रखिएगा, कौन पढ़ेगा? लोक लेखा समिति पढ़ती है। लोक लेखा समिति CAG की रिपोर्ट को पढ़ने का काम करती है। ध्यान रखिएगा। अब CAG के बारे में जो भी पूछता है आपके सामने बोर्ड पे लिखा हो। आगे बढ़ जाए, थोड़ा स्पीड गया था। भगत सिंह द्वारा नौजवान सभा की स्थापना करी गई थी। भगत सिंह के बारे में बनने वाले क्वेश्चन समझिएगा। देखो, भगत सिंह के बारे में एक बात तो पूछेगा, जिस समय जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जलियांवाला बाग के समय भगत सिंह की उम्र कितनी थी? कर लीजिएगा, 13 साल भगत सिंह की उम्र हुआ करती थी। ठीक है, याद रखिएगा, भगत सिंह जो थे, भगत सिंह आजादी की लड़ाई में 1925 के बाद आए। समझिएगा, एक संगठन बनता है, संगठन का नाम था HSRA। इस HSRA की स्थापना जो थी, स्थापना ये 1900 कब करा गया था? 28 के अंदर। किसने करा था? भगत सिंह। कौन किया था? भगत सिंह थे। भगत सिंह के साथ कौन थे? चंद्रशेखर। कौन थे? चंद्रशेखर आजाद। भगत सिंह और चंद्रशेखर ने मिलकर HSRA संगठन की स्थापना कर दी। कब कर दिया? 1928 के अंदर कर दिया। ठीक है, इस बात को याद रखना। और भगत सिंह से और क्या पूछेगा? इसी सन 1928 के अंदर एक हत्याकांड हो गया। हत्याकांड का नाम क्या था? सैंडर्स हत्याकांड। इस सैंडर्स हत्याकांड का आरोपी कौन थे? आरोपी तो कर लीजिएगा, कौन हुआ करते थे? भगत सिंह थे। इस बात को ध्यान रखना। और असेंबली बम कांड अगर पूछेगा आपसे, असेंबली बम कांड अगर पूछेगा, असेंबली बम कांड, असेंबली में बम कौन फेंका था? कर लीजिएगा, सन 1929 के अंदर फेंकने वाले व्यक्ति कौन थे? भगत सिंह। असेंबली बम कांड में भगत सिंह की मदद किसने करा था? बटुकेश्वर दत्त ने किया था। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। इतनी बातों को नोट कर लीजिएगा। हो गया। देखिए, लिखने से बचने के लिए एक तरीका बताएं आपको। लिखना वही होता है जो आपने नहीं पढ़ा है, समझ रहे हैं ना? जो पढ़ा है आपने उसको रिविट करके, मुंह से बोल के रिवीजन करके छोड़ दीजिए। ठीक है ना? उसी बात को लिखिए जो आपने कभी सुना ना हो, कभी पढ़ा ना हो, केवल वही लिखना है आपको। और हर बोर्ड पे लगभग पर डे 50-100 ऐसी बात होगी जो आपकी पढ़ी हुई नहीं होगी। बाकी 300-400 बातें जो मिलेंगी आपको पढ़ा हुआ ही मिलेगा। ठीक है ना? परेशान नहीं होना है। चलो, अगला प्रश्न दिया है। अगला प्रश्न दिया है आपका, भारत में मौद्रिक नीति को जारी कौन करेगा? ये जारी करने की जिम्मेदारी किसके पास है?
आरबीआई के पास से। भैया ध्यान रखना, मौद्रिक नीति जारी कौन करेगा? तो आरबीआई करेगा। आरबीआई की जो स्थापना थी, आरबीआई की स्थापना किस अधिनियम के तहत करा गया था? 1934 का अधिनियम। और भैया पूछेगा किस समिति के तहत किया गया? समिति, तो ध्यान रखिएगा यंग हिल्टन। कौन सी समिति है? यंग हिल्टन समिति द्वारा 1934 के अधिनियम से आरबीआई को स्थापित कर दिया। 1900 कब? 35 में कर दिया। आरबीआई का जो हेडक्वार्टर रहा था, हेडक्वार्टर 1937 से पूर्व, 1937 से पूर्व आरबीआई का हेडक्वार्टर कहां पर? कोलकाता के अंदर। कहां पर? कोलकाता में। इसका वर्तमान हेडक्वार्टर पूछेगा, यानी 1937 के बाद से अब तक कहां पे हो जाएगा? तो कर लीजिएगा मुंबई के अंदर। कहां पर होगा? मुंबई के अंदर आरबीआई का हो जाएगा हेडक्वार्टर। और भैया प्रश्न करेगा आरबीआई के जो पहले नंबर के गवर्नर थे, फर्स्ट नंबर के गवर्नर कौन हो जाएंगे? कर लीजिएगा कौन होंगे? ओसबर्न स्मिथ साहब हो जाएंगे। ओसबर्न स्मिथ आरबीआई के पहले गवर्नर। और आरबीआई के अगर वर्तमान पूछेगा आपसे, वर्तमान गवर्नर कौन हो जाएंगे? शक्तिकांत दास। ठीक है, कितनों के तो मन में चल ही रहा होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा कौन हो जाएंगे? संजय मल्होत्रा साहब हो जाएंगे आरबीआई के। वर्तमान गवर्नर कौन से नंबर के हैं जी? 26वें नंबर के। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, कौन से नंबर के हो जाएंगे? तो कर लीजिएगा 26वें नंबर के हो जाएंगे। ठीक है, हाँ, पहले भारतीय गवर्नर आपसे पूछ दिया, अगर आरबीआई के फर्स्ट भारतीय गवर्नर अगर आपसे पूछा, भारतीय गवर्नर कौन हो जाएंगे? तो कर लीजिएगा कौन होंगे? सीडी देशमुख साहब हो जाएंगे। आगे बढ़ जाए, आगे बढ़े, आगे बढ़े। देखिए अगला प्रश्न दिया है आपका, हटा सकते हैं इसको। ठीक है, हर बात मत लिखिएगा, जो नहीं पता है तुरंत मेंशन कर लीजिए उसकी हेडिंग देकर। ठीक है ना। अगला देखो प्रश्न दिया है अगला, बौद्ध धर्म से संबंधित धर्मराजी का स्तूप का निर्माण किसने किया था और यह कहां अवस्थित है? भैया धर्मराजी का स्तूप को बनाने वाले कौन थे? अशोक। किसने बनाया था? अशोक ने बनाया था। और धर्मराजी का स्तूप की अवस्थिति पूछा है, कहां पे हो जाएगी? वाराणसी के अंदर। कहां पर? वाराणसी में। जो आप स्तूप देख पा रहे हैं वाराणसी में, कहां पर? सारनाथ के अंदर जो स्तूप आप देख पा रहे हैं, स्तूप का नाम क्या हो जाएगा? धर्मराजी का स्तूप हो जाएगा। सांची स्तूप के बारे में पूछेगा आपसे, सांची स्तूप के बारे में पूछेगा। इस सांची स्तूप कहां पे है जी? एमपी के अंदर। और इसकी स्थापना किसने करा था? कर लीजिएगा कौन किया था? अशोक द्वारा इसकी स्थापना करी गई थी। इस बात को ध्यान में रखना। ठीक है, चलिए यहां से बढ़ेंगे आगे। यहां से हम बढ़ जाएंगे आगे। अगला प्रश्न दिया है अगला, अरे सुनते ही लिखना होता है, ऑनलाइन वाले बहुत परेशान जी। हाँ, एक समस्या ये भी है भैया, जैसे आप लोग ना कमेंट लिखते हैं ना एक लाइन पूरा, ठीक है ना, वो टाइम अगर आप बचा पाओगे तो आराम से कॉपी पे लिख पाओगे आप लोग। सोचिए फोन उठा रहे हैं, चैट बटन दबा रहे हैं, कमेंट लिख रहे हैं, उसको हिंदी में कन्वर्ट कर रहे हैं, ये भी है एक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दिया है अगला कि सार्वभौमिक टीकाकरण के लिए कौन सी योजना चलाई गई और इसे कब शुरू किया गया था? तो भैया योजना कौन सी चलाई गई थी? इंद्रधनुष योजना। कौन सी? इंद्रधनुष योजना को शुरू करा गया था, इंद्रधनुष योजना। और इंद्रधनुष योजना की शुरुआत कब से करी गई थी? ध्यान रखना, इसकी शुरुआत करी गई थी, शुरुआत कर लीजिएगा सन 2000 कब से? 16 से, अरे 14 से। कब से? सन 2014 से शुरुआत करी गई थी। और कहां से पूछेगा, कहां से की गई थी? तो भैया ध्यान रखना, बलिया से। कहां से? बलिया से योजना को क्या करा गया था? शुरू करा गया था। ठीक है, बलिया से योजना को इंप्लीमेंट करा गया था सन 2014। और इंद्रधनुष योजना में कितने प्रकार के टीके लगाए गए? कितने प्रकार के टीकाकरण की बात की गई? टीकाकरण तो कर लीजिएगा, इसमें 7 प्रकार के टीकाकरण की बात की गई, 7 प्रकार के। इस बात को ध्यान रखना। और इसी के तर्ज पे बिहार में 7 योजनाओं को विकास करने के लिए एक योजना चलाई गई। योजना का नाम क्या हो जाएगा? 7 निश्चय योजना। भैया ध्यान रखिएगा, 7 निश्चय योजना को शुरू करा गया था सन 2016 के अंदर शुरू करा गया था। ठीक है, नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप में योजना की शुरुआत करी गई थी सन 2016 में करी गई थी। अगला देखिए प्रश्न दिया है अगला प्रश्न दिया है आपका अगला कि यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम की स्थापना ये किस सम्मेलन में करी गई थी? तो भैया ध्यान रखना, यूएनईपी की बात कर रहा है, यूएनईपी। ध्यान रखिएगा, यूएनईपी यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। और इसकी जो स्थापना है, स्थापना ये करी गई थी सन 1900 कब?
72 में करी गई थी। और कौन सा सम्मेलन किया गया था इसके लिए? सम्मेलन पूछेगा तो कौन सा? स्टॉकहोम सम्मेलन। कौन सा सम्मेलन था? स्टॉकहोम सम्मेलन सन 1972 के अंदर किया गया। और ये पर्यावरण पर पहला सम्मेलन था। पर्यावरण पर पहला सम्मेलन का नाम था स्टॉकहोम सम्मेलन। भैया स्टॉकहोम सम्मेलन, थोड़ा सा बुद्धि लगाते ना तो ये कैपिटल किसकी है? स्वीडन की है। मिला आंसर? एक विद्यार्थी पूछ रहा है सर क्लास में जगह नहीं मिल रहा है। जगह ढूंढिए ना, थोड़ा पहले आइए ना। थोड़ा पहले आइए और जगह ढूंढिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, यहां से आगे बढ़ेंगे। देखो पर्यावरण पे पहला सम्मेलन पूछेगा तो क्या बताओगे? स्टॉकहोम सम्मेलन। और इसी स्टॉकहोम सम्मेलन में ये घोषणा करी गई, कि अब से हम प्रत्येक वर्ष क्या मनाएंगे? पर्यावरण दिवस मनाएंगे। कभी प्रश्न कर दिया पर्यावरण दिवस की घोषणा किस सम्मेलन से करा गया? तो स्टॉकहोम सम्मेलन। और पर्यावरण दिवस पहली बार, फर्स्ट बार कब सेलिब्रेट करा गया? तो कर लीजिएगा 5 जून। कब? 5 जून 1974 में करा गया था। इस बात को भी याद रखना, ठीक है। चलो बढ़ेंगे आगे बढ़ जाए यहां से। अगला देखो प्रश्न दिया है अगला कि मानव मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग कौन सा हो जाएगा? क्या बताओगे भैया? सेरेब्रम की सेरेबेलम? अरे अनुमस्तिष्क की प्रमस्तिष्क? क्या होगा? अनुमस्तिष्क हो जाएगा। अनुमस्तिष्क हो जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं? सेरेबेलम के नाम से जानते हैं, सेरेबेलम। ध्यान रखिएगा, अनुमस्तिष्क या सेरेबेलम हमारे मानव मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग। छोटा भाग का मतलब देखो यहाँ पे पीछे की तरफ, ठीक है। समझो भैया, देखो एक बार बोर्ड पे लिख लिया हो तो देखो ये मस्तिष्क का ये हिस्सा हो गया बीच का, इसको हम बोलते हैं मध्य। क्या बोलेंगे? मध्य मस्तिष्क के नाम से जानते हैं, मध्य मस्तिष्क। और इसी मध्य मस्तिष्क के थोड़ा सा नीचे की तरफ आओगे तो आपको इस तरह की एक संरचना मिलेगी, ठीक है ना। इसका नाम क्या हो जाएगा? पोन्स होगा। क्या नाम होगा? पोन्स। पोन्स के नीचे आओगे तो एक नुकीला पार्ट मिलेगा, इसका नाम क्या है? मेंडुला। क्या नाम है? मेंडुला। अब इस पोन्स और मेडुला के पास इस तरह का एक दिमाग मिलेगा आपको, छोटा सा। इसी छोटे वाले दिमाग को हम क्या कहते हैं? अनुमस्तिष्क कहते हैं। क्या बोलेंगे इसको? अनुमस्तिष्क के नाम से जानते हैं, ध्यान रखना। और इसी पर अगर ऐसे देखो भैया मेरी तरफ देखो, इसी को अगर हम ऐसे थोड़ा सा बढ़ा देंगे, इस तरह से ऐसे आगे की तरफ कर देंगे तो ये वाला जो दिमाग आप देख पा रहे हो इसको हम क्या बोलते हैं? प्रमस्तिष्क कहते हैं। क्या बोलेंगे इसको? प्रमस्तिष्क के नाम से इसको हम जानते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, यानी मनुष्य का अगला दिमाग क्या कहलाता है? प्र। और पीछे वाला क्या कहलाएगा? अनु कहलाएगा, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना। आगे बढ़ जाए। रोशन राज हमें सलाह दे रहे हैं कि सर समझाने का समय होता 75 क्वेश्चन है ना भैया, ठीक है। समझने के लिए फाउंडेशन क्लास होती है ना। फाउंडेशन में सबसे बड़ी समस्या ये है ना, जानते हैं ना, जब आप लोग क्लास क्या करिए ना, सबसे पहले फाउंडेशन पढ़ा करिए, समझा करिए यहाँ पे। उसके बाद टारगेट में ना अपनी स्पीड को बढ़ाया करिए। उसके बाद जब आप टेस्ट में एंट्री लेते हैं तो आप एकदम फास्ट हो जाने चाहिए तब तक, ठीक है ना। कभी भी इस तरह की क्लास में, टेस्ट वाली क्लास में, चाहे इस क्लास में सीखने की उम्मीद से आएंगे ना तो परेशान हो जाएंगे भाई, समझिएगा इसको ना, ठीक है ना। आराम से टीचर समझा सकता है जी, कोई बड़ी बात थोड़ी। जो तेज पढ़ा सकता है वो समझा भी सकता है। आगे बढ़े, यहां से आगे बढ़िएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न देखो, इसमें एक बेनिफिट क्या होता है, आप लोग को ज्यादा सीख पाते हो आप लोग। देखो पोन्स और मेडुला ये किसका हिस्सा हो जाएगा? तो अनुमस्तिष्क यानी पिछले दिमाग का, ठीक है। ये आपका मिड पार्ट हो जाएगा, मध्य मस्तिष्क। और ये अगला दिमाग आपका क्या हो जाएगा? अग्र हो जाएगा। अगर आप लोग मैनेज करते तो हमें इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने में क्या दिक्कत है? अगर मैनेज करते तो हम मध्य के बारे में बताते कि मध्य का जो सिरा है ये हमारे स्पाइनल कोड से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? स्पाइनल कोड, हमारी रीढ़ की हड्डी से जुड़ा हुआ हिस्सा कौन सा है? तो मध्य मस्तिष्क। और जो ऊपर वाला मस्तिष्क है, ये ऊपर वाला, इसमें बहुत सारी ग्लैंड ऐसे होती है, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, पिनियन और पिट्यूटरी। इस तरह की ग्रंथि कहाँ पे पाई जाएगी? कर लीजिएगा, प्रमस्तिष्क में होती है, अगले वाले दिमाग में होती है, ठीक है। अगला प्रश्न दिया है अगला प्रश्न दिया है आपका अगला, भारत में मंत्रिपरिषद का आकार क्या होता है और इसे किस अधिनियम द्वारा निर्धारित किया गया था? भारत में मंत्रिपरिषद का आकार कितना हो जाएगा? लोकसभा का कितना होगा? 15% तक हो जाएगा। लोकसभा का 15% तक हो जाएगा। और इसको किस अधिनियम द्वारा निर्धारित करा गया था? कर लीजिएगा, इसको किस अधिनियम द्वारा? 91वां संविधान संशोधन, 91वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कहा गया कि भारत में मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा का कितना होगा? तो कर लीजिएगा 15% तक हो जाएगा, ठीक है। चलो भैया आगे बढ़ेंगे। आगे अगला देखो प्रश्न दिया है आपका
अगला प्रश्न दिया है आपका, नर्मदा नदी किन दो पहाड़ियों से होकर गुजरती है? कौन सा हो जाएगा? विंध्यन और सतपुड़ा। हमारा ठीक उत्तर हो जाएगा विंध्यन। और क्या हो जाएगा? और कौन सी पहाड़ी? तो कर लीजिएगा सतपुड़ा। विंध्यन और सतपुड़ा पहाड़ी के बीच से नर्मदा होकर गुजरती है। दरअसल समझिएगा, दरअसल बात कुछ ऐसी, पहाड़ी आपकी विंध्यन हो जाएगी। इस तरह से एक पहाड़ी है ऐसे गोलाकार आकार में, जो भारत के जस्ट बीचों बीच है और भारत को दो हिस्से में क्या करती है? डिवाइड करती है, ठीक है ना। इसी पहाड़ी पर एक स्थान है, यहाँ पे स्थान का नाम क्या हो जाएगा? अमरकंटक। कौन सा स्थान? अमरकंटक। इस अमरकंटक से कितनी नदियां? 3 नदी। एक नदी निकलेगी, कहाँ जाएगी? ऊपर की तरफ। नदी का नाम क्या हो जाएगा? सोन। एक नदी इधर की तरफ आएगी, नदी का नाम क्या होगा? महानदी। कौन सी? महानदी। और एक नदी ऐसे नीचे की तरफ आती है, इधर की तरफ, इस नदी का नाम क्या हो जाएगा? नर्मदा। नदी कौन सी हो जाएगी? नर्मदा हो जाएगा नदी का नाम। और इसी नर्मदा के तुरंत नीचे एक पहाड़ी विकसित है, पहाड़ी। इस पहाड़ी का नाम क्या हो जाएगा? तो क्या बताओगे आप? सतपुड़ा। क्या हो जाएगा? सतपुड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब प्रश्न करेगा आपसे, नर्मदा किन दो पहाड़ियों के बीच है? तो आप क्या बताओगे? एक तो विंध्यन होगा, दूसरा कौन सी हो जाएगी? सतपुड़ा। विंध्यन और सतपुड़ा की भ्रंश घाटी से कौन सी नदी बहेगी? नर्मदा। कौन सी नदी बहती है? नर्मदा बहती। इस बात को ध्यान रखना भैया, समझो। देखो, नर्मदा के तुरंत नीचे आएंगे एक पहाड़ी, पहाड़ी के नीचे की तरफ आएंगे एक नदी और मिलेगी। नदी का नाम क्या है? ताप्ती। नदी का नाम क्या है? ताप्ती। सतपुड़ा देखो पहाड़ नहीं था, लेकिन दो नदी दोनों साइड से निकल गई, जमीन गहरी हो गई और एक बीच में ऊंची जमीन इकट्ठा हो गई, ठीक है। तो इस सतपुड़ा पहाड़ी नहीं था, लेकिन नदियों ने इसको क्या बना दिया? पहाड़ बना दिया। ये पहाड़ एक्चुअल में नहीं था, नदी ने पहाड़ ने बना दिया, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? झूठा पर्वत। क्या बोलेंगे? झूठा पर्वत के नाम से कौन सी पहाड़ी फेमस है? कर लीजिएगा सतपुड़ा पहाड़ी फेमस है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अगला प्रश्न दिया है, अगला, जैव विविधता का अधिनियम किस वर्ष पास किया गया था? ध्यान रखना, सन 2000 कब पास किया गया था? सन 2002 के अंदर। कब पास किया गया था? सन 2002 के अंदर इसको पास किया गया था। और बात करेगा आपसे जैव विविधता। जैव विविधता, जैव विविधता अगर दिवस की बात करेगा, दिवस ये सेलिब्रेट कब करते हैं? कर लीजिएगा 22 मई को सेलिब्रेट करा जाता है। इतनी बातों को ध्यान रखिएगा, 22 मई को सेलिब्रेट करते हैं, कर लीजिएगा 22 मई को सेलिब्रेट करा जाता है जैव विविधता दिवस। और इसके लिए अधिनियम कब आया था? सन 2002 के अंदर आता है। कब आता है? सन 2002 के अंदर। भारत के लिए पूछेगा, भारत में अगर प्रश्न करेगा, भारत में जैव विविधता, भारत में जैव विविधता हॉट स्पॉट, भारत में जैव विविधता हॉट स्पॉट की संख्या कितनी हो जाएगी? तो कर लीजिएगा कितनी होती है? 4 होती है, ठीक है। भारत में पूछेगा आपसे सर्वाधिक, भारत में सर्वाधिक विविधता कहाँ पे होती? तो कहाँ बताओगे भैया? पश्चिमी घाट के अंदर। कहाँ पर? पश्चिमी घाट में भारत में सर्वाधिक प्राणी विविधता पाई जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न दिया है, अगला प्रश्न दे रखा है आपका, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना ये कहां से शुरू करी गई? इस बात को ध्यान रखना, समझिएगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना ये बिहार की योजना हो जाएगी। बिहार से इसको इम्प्लीमेंट करा गया था, ठीक है। बिहार में कहां से? तो खगड़िया से। कहां से? खगड़िया से इसको लाया गया था, खगड़िया से। भैया एक नरेगा योजना का नाम सुना होगा, क्वेश्चन बैंक में इस तरह का क्वेश्चन था। नरेगा तो आपने कई बार पढ़ा है, हमने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, समझिएगा। एक योजना इंप्लीमेंट करी गई थी, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना, सन 2020 के अंदर। योजना आती है सन 2020 के अंदर, लिख लीजिएगा 20 जून सन 2020 को योजना शुरू करी गई थी, ठीक है। कहां से? तो कर लीजिएगा खगड़िया, बिहार से योजना शुरू करी गई थी। और भारत के कितने राज्यों में? कर लीजिएगा भारत के 6 राज्यों में योजना की शुरुआत करेगी। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलो यहां से बढ़ेंगे आगे। और अगला प्रश्न दिया है आपका, अगला, भारत के 6 राज्यों में योजना का इंप्लीमेंट भारत के कितने राज्यों में करा गया? तो कर लीजिएगा 6 राज्यों में करा गया। आगे बढ़ जाए यहां से। अगला देखिए प्रश्न, इसमें कोई परेशानी किसी को नहीं ना। देखो प्रश्न करेगा आपसे, गरीब कल्याण रोजगार योजना की शुरुआत 20 जून सन 2020 के अंदर कहां से करा गया था? खगड़िया, बिहार से। और भारत के कई राज्यों में? तो 6 राज्यों में, कर लीजिएगा। अगला देखिए प्रश्न दिया, सुप्रीम कोर्ट के जजों का वेतन संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा निर्धारित किया जाता है? बता पाओगे भैया? कौन सा आर्टिकल काम करेगा? आर्टिकल 126। भैया आर्टिकल 126 में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, किसकी? 1 सेकंड, 125 होगा। न्यायाधीश की बात की गई और किसकी बात की गई? मुख्य न्यायाधीश की बात की गई। एक तो न्यायाधीश, दूसरा क्या हो जाएगा?
मुख्य न्यायाधीश। कहा गया कि न्यायाधीश को वेतन कितना मिलेगा, कर लीजिएगा 2.5 लाख रुपया वेतन की बात, और मुख्य न्यायाधीश को वेतन कितना दिया जाएगा, 2.8 लाख वेतन देने की बात की गई। लिख लीजिएगा। अरे 2,80,000 रुपया वेतन दिया जाएगा सीजेआई को, और 2.5 लाख रुपया वेतन किसको दिया जाएगा, तो नॉर्मल जो उसमें जज होगा न्यायाधीश होगा। ठीक है, चलिए समझिएगा, तो समझिएगा। इसमें ये हो गया, इतना कर लिए। देखो भैया समझना, आर्टिकल पूछेगा आपसे, आर्टिकल 124। अगर आर्टिकल 124 पूछेगा तो कर लीजिएगा सुप्रीम कोर्ट का गठन। सुप्रीम कोर्ट के गठन की बात किसमें करेगी, आर्टिकल 124। और आर्टिकल 125 की बात करेगा तो कर लीजिएगा इसमें जजों के वेतन की बात। आर्टिकल 126 के बारे में पूछेगा तो कर लीजिएगा कार्यकारी। किसकी बात करेगी, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की बात करेगी। इतनी बातों को ध्यान रखना, कभी और आएगा तो इसके बाद बढ़ा देंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़िएगा। आगे अगला प्रश्न दिया है आपका, अगला, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के उद्गम का स्रोत किस पुस्तक को माना गया है, किसको माना गया, वेल्थ ऑफ नेशन को माना गया। लिख लीजिएगा कौन सी पुस्तक, तो कर लीजिएगा वेल्थ ऑफ नेशन। और ये वेल्थ ऑफ नेशन किताब किसके द्वारा लिखी गई थी, एडम स्मिथ द्वारा लिखी गई थी। एडम स्मिथ। भारत में अर्थव्यवस्था के पितामह किसको कहा गया, एडम स्मिथ को कहा गया। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न दिया है, अगला प्रश्न दिया है आपका, अगला दिया है कृषि और उससे